नमस्कार मित्रों। हिंदुस्तान की राजनीति इतनी घुमावदार, इतनी लेयर्स है, लेयर्स विद इन लेयर्स है। एक बड़ा उपन्यास जो है बहुत पॉपुलर हुआ था हिंदुस्तान में, तो बन भी रहा। 50 शेड्स ग्रे जो है, उससे भी ज्यादा शेड्स हिंदुस्तान की राजनीति में। उनको समझना, उनको पहचानना, उनके सही मायने निकालना बहुत मुश्किल है। संसद की राजनीति में भी यही हाल होता है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कौन किस इशू पर कब तक खड़ा रहेगा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं। संसद चल ही रही है। आपने देखा अभी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, खारिज हो गया, गिर गया। गिरना भी था, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, लेकिन विपक्ष ने उस पर वोटिंग की भी मांग नहीं की। तो क्या विपक्ष अपनी स्प्लिट को, अपने डिवाइड को, अपने डिवीजन को समझ रहा था, या क्या किस तरह के दबाव थे? अभी सीईसी के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आने वाला है, उस पर भी चर्चा होगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां क्या समीकरण हो रहे हैं। तो ऐसी सब बातें हैं जिन पे लोग तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब बात साफ साफ करने की हो, साफ गोई से करने की हो, ठीक निशाने पे करने की हो, तो आशुतोष जी को याद करना पड़ता है। इसलिए हम जब अनकट विद आशुतोष में बात करते हैं आशुतोष जी से, तो उसका मतलब होता है कि आप बातों को ठीक तरीके से समझें। आशुतोष जी सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर तो हैं, बहुत सारे चैनल्स के एडिटर रह लिए, बहुत सारे चेले उनके बहुत सारे चैनल्स में अभी वादा है। गुड़ पाड़ा कर रहे हैं। राजनीति की भी एक लंबी पारी उन्होंने खेली, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। कॉम्बिनेशन है आप कि राजनीति और पत्रकारिता की लंबी पारी और गहराई तक, तो इसलिए समझने के लिए जरूरी होता है कि आप इस बात जी सर। आज मैं आपके चेले संपादकों की बात नहीं कर रहा, मैं ये जो लेयर्स क्या हो रहा है सर। ये मोशन लेकर आते हैं लोकसभा में अध्यक्ष के खिलाफ, वो गिरना है, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन रिमूवल ऑफ स्पीकर का मोशन लेकर आए, तो जो लोग मोशन लेकर आ रहे हैं वो वोटिंग क्यों नहीं कर रहे, डिवीजन क्यों नहीं मांगते? देखिए विजय जी, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि इस मसले पर बातचीत करने के पहले मैं पिछले काफी दिनों से इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ सोच रहा हूं आखिर दिक्कत कहां पे है। और मुझे लगता है कि इस वक्त भारत एक बहुत बड़े संवैधानिक और राजनीतिक संकट से गुजरता हुआ दिखाई पड़ रहा मुझे। ये जो कुछ चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, स्पीकर के खिलाफ रिमूवल का मोशन आता है, और उसके पहले आपने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन की लोकप्रियता का हालत तो ये है कि आप समझते ही क्या है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद राष्ट्रपति से टाइम लेते हैं और वहां से टाइम नहीं मिलता है। तो ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक और संवैधानिक संकट का प्रमाण है एक तरीके से, या प्रतीक भी कह सकते हो, प्रमाण भी कह सकते हैं। और ये उसी वजह से सारी चीजें जो हमको बिल्कुल आसानी से बोधगम्य होनी चाहिए, वो बड़ी अजीब सी दिखाई पड़ती है, जिस पर हमें सहसा यकीन नहीं होता है। अब आप सिर्फ स्पीकर के का जो रिमूवल मोशन था, अगर उसको ही अगर हम ध्यान से देखें, तो कायदे से स्पीकर के कंडक्ट पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए उस पर कि भाई क्या दिक्कतें हैं, क्यों इस तरीके की प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि यह दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कि विपक्ष को इस बात में कोई शिकायत थी स्पीकर महोदय से, वो हो संभव है, हो सकता है, वो मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, तो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली गई होती, स्पीकर के चैम्बर में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे बात की जा सकती थी। हाँ, बात की जा सकती थी, क्या दिक्कतें हैं आपको, हमको लेके क्या गलतफहमियां हैं, किस तरीके के मतभेद हैं, कहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई कम्युनिकेशन गैप है क्या। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इशू था जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन हुआ क्या कि स्पीकर के खिलाफ एक मोशन आया, 110 से ज्यादा लोगों ने उस पर सिग्नेचर किया, और उसके बाद उस पर चर्चा हुई। तो चूंकि विपक्ष इसलिए विपक्ष में क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है, तो इसलिए प्रस्ताव तो गिरना ही था। लेकिन अगर आप पूरी डिबेट का अगर आप स्तर देख लें, तो मुझे लगता है कि इससे खराब डिबेट मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में पहले कभी हुई होगी। और लगातार डिबेट का स्तर नीचे जा रहा है। मैं तो खुद गृह मंत्री साहब जी के पूरा भाषण मैंने उनका सुना, तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का भाषण था, और मैं उनसे ये उम्मीद कर रहा था कि वो एक बहुत बड़े पायदान लेके चीजों को लेके जाएंगे और सारे विपक्ष से एक तरीके से कि नहीं भाई,
अगर कहीं आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग मिलके चलाते हैं संसद, क्योंकि संसद सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की मिलीजुली कुश्ती एक तरीके से कह लेंगे, मिला जुला होता है। लेकिन जो पहला पार्ट अगर आप छोड़ दें, दूसरे पार्ट में जिस तरीके से पूरी स्पीच उनकी राहुल गांधी के ऊपर थी, भाई आप जर्मनी क्यों जाते हैं, स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं, या बहरीन क्यों जाते हैं, वहां क्यों जाते हैं, आप तो इसमें हिस्सा नहीं लिया, इसमें हिस्सा नहीं लिया, इसमें। तो मुझे ये लगा कि अगर स्पीकर के पद पर एक इंस्टीट्यूशन को लेके अगर विपक्ष उसको डिस्क्रेडिट करा, विद इन कोर्ट मैं कह रहा हूं, तो आप भी तो लीडर ऑफ अपोजिशन के एक इंस्टीट्यूशन, उसको आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। राहुल गांधी पर हमला राहुल गांधी पे नहीं है, हमला ओम बिरला पे नहीं है, हमला लीडर ऑफ अपोजिशन पे है और स्पीकर के इंस्टीट्यूशन पे है। और सत्ता में अगर संसद के अंदर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन और स्पीकर दोनों की क्रेडिबिलिटी अगर संदिग्ध दिखाई पड़ती है, और तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर दिक्कत कहां पे है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस है, और इसके जो मध्य में है, इसके केंद्र में है, वो एक तरीके का अधिनायकवादी सोच है। अधिनायकवादी सोच की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि वो किसी भी तरीके की असहमति के बिंदु को स्वीकार नहीं करता। असहमति बिल्कुल अस्वीकार्य है उसमें। अगर आप असहमत हैं तो फिर आपको सिस्टम से बाहर जाना पड़ेगा, या आपको लेकर इतनी छीछा इधर होगी कि अंत में या तो आप छोड़ के चले जाएंगे या फिर आप सरेंडर कर देंगे। ये दिक्कत मुझे लगता है, असली दिक्कत इस बात को लेकर ये है, अन्यथा कोई कारण नहीं था, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। देखिए, जब मावलंकर जी के खिलाफ जब रिमूवल का प्रस्ताव आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन का आया, या हुकुम सिंह के खिलाफ आया, उस वक्त हमारी संसदीय प्रणाली इवॉल्व कर रही थी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कर रहा था, हम बिल्कुल एक शैशव काल में थे। लेकिन आप देखिए कि बलराम जाखड़ के खिलाफ जब आया था 1987 में, जब मुझे ध्यान पड़ता है, तकरीबन 40 साल हो गए। इस 40 साल में कहीं ऐसी नौबत नहीं आई जहां किसी स्पीकर के खिलाफ आप मोशन लेकर आए। तो संस्थाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करती है। जो कुछ लिखा होता है, संस्थाओं को उससे आगे काम करना होता है। कन्वेंशंस होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, एक दूसरे के समझने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ एक दूसरे को समझने की कोई कोशिश नहीं है। इसलिए ये जो संकट है, ये बहुत गहरा संकट है, और अगर इस पर हमने या संसद ने अगर फौरन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो ये किस दिशा में जाएगा और भारत का लोकतंत्र क्या रुख अख्तियार करेगा, मुझे इसको लेके थोड़ी चिंता है। चिंता थोड़ी क्या, बल्कि काफी चिंता है इस बात को लेके। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम तो इस पर चिंता ही कर रहे, बल्कि मैं तो इसको एक गैर जरूरी समझ रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि उसकी बातचीत हो सकती थी, सरकार भी उसमें पहल करती, विपक्ष भी पहल करता, और खुद स्पीकर भी पहल करते कि भाई आकर बैठ जाइए, बात कर लीजिए। लेकिन वो हुआ, आपने होम मिनिस्टर के भाषण का भी जिक्र किया, 1 घंटे से ज्यादा का भाषण था। वो जो भी उनको जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हो सकता हूँ, लेकिन उन्होंने फैक्ट्स को नरेट करके कहा कि भाई ये सबकी जरूरत है। और फिर जब लोकसभा अध्यक्ष भी कल आए तो उन्होंने भी ये बात बताई कि भाई वो तो सबको मौका दे रहे हैं फैक्ट्स रखकर, भाषण देने के अलावा। तो इसका मतलब क्या आप भी संवैधानिक संस्थाओं को बेवजह निशाना बना रहे हैं, पहली बात। लेकिन मैं दूसरी बात समझता हूँ, तो जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ संसद को हार जीत का प्लेटफॉर्म के तौर पर मैं नहीं देखता, विपक्ष का प्रस्ताव कितना ही है। तो उन्होंने जब इतना सीरियस नोट की बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री 40 साल से देखता हूँ कि आप किसी के खिलाफ रिमूवल का मोशन लेकर आते हैं स्पीकर के खिलाफ, तो आप इस पर डिविजन क्यों नहीं मांगते। ये दूसरा मौका है जिसमें मैं आपसे फिर से रिवाइज करता हूँ कि जब पिछले लोकसभा थी उसमें आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, अच्छी बात है, वो भी गिरना ही था, लेकिन आप उस पर डिवीजन मांगने की बजाय वॉकआउट कर जाते प्राइम मिनिस्टर के स्पीच के दौरान। ये कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारी बात नहीं सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को बिना डिवीजन के छोड़ देते हैं। ये कोई मुझे बहुत अच्छी या तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नहीं है, या आप पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लेते। देखिए, ये टेक्निकल इशू है। मुझे लगता है कि टेक्निकल इशू से ज्यादा डिवीजन मांगना नहीं मांगना, क्योंकि जहां तक मैं स्पीकर वाले को देख रहा था तो अंत में क्या हुआ, अंत में जगदम्बिका पाल जी बैठे हुए थे, हंगामा हुआ, शोर हुआ। कई बार उन्होंने कहा भाई आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ, फिर उन्होंने कहा अगर आप नहीं बैठेंगे तो फिर हम अभी जो है वो उस पर काउंटिंग कराएंगे, और उसी में आई नोज और वो रिजोल्यूशन गिर गया। सवाल डिवीजन का है ही नहीं। मैं कहता हूं कि डिवीजन तो बहुत मामूली सी चीज है, बहुत बल्कि इररिलेवेंट सी चीज मुझे लगता है। यदि मैं इस डिबेट को भी देखूं कि वो डिबेट स्पीकर के कंडक्ट के खिलाफ मोटे तौर पर दिखी नहीं, वो सरकार के खिलाफ। तो सरकार के खिलाफ अगर है तो सरकार के खिलाफ मोशन ले आइए, नो कॉन्फिडेंस, इसमें क्या। देखिए, मुझे लगता है देर सवेर वो भी आने वाला है,
देर सवेर आने वाला है। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये जो पूरा का पूरा जो संकट है, मैं क्यों कह रहा हूँ पॉलिटिकल क्राइसिस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओम बिरला जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो पूरी जो सरकार की सोच है और उसको लेके विपक्ष के साथ जो उनका कम्युनिकेशन गैप है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। क्या ओम बिरला जी अपने मन से वहां फैसले कर रहे हैं? ये एक प्रश्न है। क्या उनके पहले जो जगदीप धनखड़ जी क्या अपने मन से संसद को चला रहे थे? ये अपने आप में प्रश्न है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा, इंदौर की जो सांसद थी, 7-8 बार की सांसद थी, देखिए सुमित्रा महाजन, उनके समय में आपने कभी नहीं देखा किस तरीके की कोई क्राइसिस हो। यहां तक कि जब वेंकैया नायडू चेयरमैन थे, उस वक्त भी ये संकट नहीं था कि उनके ऊपर आरोप लगे कि आप संसद को ठीक से नहीं चला रहे। ऐसा देखिए, जो कुर्सी में बैठता है वो एक पार्टी का ही नुमाइंदा होता है, और देर सवेर कहीं ना कहीं वो पार्टी को फायदा भी पहुंचाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, संकट से भी निकाल देता है। लेकिन क्या पूरी तरीके से अविश्वास था सुमित्रा महाजन के ऊपर? क्या पूरी तरीके से अविश्वास था वेंकैया नायडू के ऊपर? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा। विपक्ष के लोग थोड़ी बहुत नाराजगी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अविश्वास पूरी तरीके से हो जाए। आज जो ये अविश्वास पैदा हुआ है, यह अविश्वास इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि मैंने कहा कि हम एक पूरी हमारी संसदीय प्रणाली धीरे धीरे एक अथॉरिटेरियन सिस्टम में कन्वर्ट होती हुई जा रही है, जहां असहमति के लिए किसी तरीके का कोई बिंदु नहीं। अब आप एक बात आप ये कहिए कि देखिए 140 करोड़ की आबादी है, और इस 140 करोड़ की आबादी में कितने कत्ल होते हैं? 1000, 1500, 2000, 3000। और फिर बोलिए देखिए ये तो 0.0000% नहीं, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा है। सवाल उसका नहीं है, सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो उन्होंने डेटा पॉइंट दिया है, जो क्रक्स इश्यूज हैं, जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, जो पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया पर जो डिबेट की डिमांड करता है, क्या उस पर बोलने की आजादी है या बोलने की आजादी नहीं है? ये असली सवाल है। असली सवाल कि जैसे अगर मान लीजिए एप्स्टीन फाइल का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कि जो भी स्पीकर की कुर्सी बैठे हो उनको कोई करंट लग जाता है। क्यों नहीं एप्स्टीन फाइल पे चर्चा होनी चाहिए? मैं पूछना, क्यों नहीं एप्स्टीन फाइल पे चर्चा होनी चाहिए? और अगर कोई स्पीकर अगर एप्स्टीन फाइल पे बात कर रहा है तो उसमें ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर आप परेशान हो रहे हैं? या क्यों नहीं जो अमेरिका के साथ जो डील उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? नरवणे की किताब पे क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? भाई, नरवणे की किताब सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग संकट के समय में किस तरीके से फैसले करते हैं, क्या उनके पास उन फैसले करने की प्रतिभा है या नहीं है, इसका प्रश्न है। जो एप्स्टीन की फाइल है वह भारत की सीधे विदेश नीति का प्रश्न है कि आपको ऐसे व्यक्ति की जरूरत क्यों पड़ी। और फिर अमेरिकन डील तो आप पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी को प्रभावित करता है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर को असर डालता है। तो अगर इन 3 चीजों पर चर्चा ना हो और बाकी 997 चीजों पे चर्चा हो तो उसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है मेरी नजर में। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई, मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां तो पिछले 15 साल में कोई भी मर्डर नहीं हुआ, तो क्या मैं मान लूं कि हमारा जो पूरा इलाका स्वर्ग है और पुलिस की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए? यहाँ पुलिस की गश्त नहीं होनी चाहिए? यह तर्क ही अपने आप में बेकार का तर्क है। दूसरी बात, आपको इससे क्या लेना देना कि राहुल गांधी स्विट्जरलैंड में है, जर्मनी में है? इससे क्या लेना देना आपको? कल पलट के सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि जब देश के अंदर इतने गंभीर संकट चल रहे थे तो प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर क्यों नहीं दिखाई पड़े? और चूंकि प्रधानमंत्री जी जो बुक पर साइन नहीं करते हैं, इसलिए कभी नहीं पता चलेगा प्रधानमंत्री जी 3% संसद के अंदर थे या 99% संसद के अंदर थे। तो प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न हमारे यहां क्या हो गया है कि हर चीज को अब टेंजिबल गेन्स के तौर पर देखा जाता है कि हमने 15 चुनाव जीत लिए, हमने 30 चुनाव जीत लिए, हम लगातार 3 बार चुनाव जीत के आ गए हैं। सवाल 3 बार चुनाव जीतने का नहीं है, सवाल क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी का है, क्वालिटी ऑफ डिबेट का है, क्वालिटी इंटरवेंशन का है। आपको वो चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं और आप सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम जिस संकट से गुजर रहे हैं वो एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट की ओर इशारा है और देर सवेर ये इसको देख करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हमने अपनी डेमोक्रेसी को, भारत के संविधान के निर्माताओं ने इसको एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के तौर पर इसकी गणना की है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खत्म होके अब ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में एक तब्दील हो गई है।
कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मतलब अगर मैं जीत गया तो मेरे सारे पाप माफ है, मैं किसी के प्रति कोई जवाबदेह नहीं हूं, मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं, जनता मुझे जिता रही इसलिए मेरे सारे काम अच्छे हैं। तब तो इस देश के अंदर संसद के अंदर ऐसे महान महान दुर्दांत लोग जीत कर आए हैं, एक एक बार नहीं कई कई बार जीत कर आए हैं, तब तो उनको उनके सारे पाप माफ हो जाने चाहिए। फिर हम उनको बाहुबली क्यों कहते हैं, फिर उनको हम और चीजों से क्यों विभूषित करते हैं? तो ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है, ये भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है उसके ही खिलाफ चली गई है। और इसलिए मुझे डर इस बात का लगता है कहीं ये पूरा का पूरा सिस्टम एक दिन कोलैप्स ना कर जाए, और अगर कोलैप्स किया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? दोनों ही पक्ष बराबर के लिए जिम्मेदार हो। और ऐसे में मैं मोहन भागवत का दिया वो स्टेटमेंट मुझे अच्छी तरीके से याद है, जो उन्होंने 2024 के चुनाव के बाद कहा था कि विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष होता है, और प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष दोनों मिलकर चलाते हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो जिस ओर जा रही हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट हमारे संविधान के तहत हमारी प्रणाली में हुआ है, जिसकी वजह से सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में कोई बातचीत नहीं है। भाई राहुल गांधी आंख मारते हैं, चलिए मान लिया बहुत खराब काम करते हैं, बाहर मिमिक्री होती है, मैं मान लिया बहुत खराब काम किए हैं, बट क्या गृह मंत्री से हम उम्मीद करते हैं कि जब वो बोले तो उनके मुंह से अपशब्द निकले? और जब वो अपशब्द निकले, और एक बार नहीं निकला, ये कम से कम दूसरी बार या तीसरी बार में कम से कम दूसरी बार तो मुझे अच्छी तरीके से याद निकला है, तो क्या स्पीकर का काम नहीं उस वक्त फौरन उनको रोक के बोले नहीं ये शब्द का एक्सपंज कर दीजिए? जब उनके मुंह से वो शब्द निकला तो उस आसन पर बैठे हुए महोदय ने कहा कि मैं देखूंगा, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं उसको हटा दूंगा। आप सोचिए, आपको भी सुनाई पड़ा, पूरी दुनिया को सुनाई पड़ा, लेकिन अभी वो इसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। के लिए सॉरी कहा। आपने एक बहुत अच्छे शब्द को डिफाइन किया कि हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में बदलते जा रहे हैं। और लेकिन एक पक्ष इसका ये भी है कि जब हम बार बार ये कहते हैं कि हमने 15 चुनाव विधानसभाओं के जीते या 3 चुनाव लगातार जीते, तो उसका मतलब ये होता है कि जनता आप में भरोसा करती है। ये एक सच तो ये है ना, सही बात है, सच करते भरोसा करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जो सरकार काम कर रही है, जो भी जीता है, उसमें उसके काम करने, उसके तौर तरीकों पर जनता को भरोसा है। अब तो थोड़ा सा बेहतर भी हो गई हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। एक जमाने तक हम 20% 25% पर वोट पर चलते थे, आज 40% पर करीब करीब आ गए हैं। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का ये भी तो मतलब है कि जो वोट कैसे दे रहे हैं। आशुतोष जी को वोट क्यों दिया? क्योंकि आपने अच्छा काम किया, हम आप पर भरोसा करते हैं। इसमें क्या बात होगी? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी रहे तो क्या बुरी बात है? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बुरी बात है ना, बुरी बात है ना। डेमोक्रेसी इज डिफाइंड बाय अपोजिशन। जो लोकतंत्र है वो डेमोक्रेसी से, वो विपक्ष से ही डिफाइन होता है। ये मेरी बहुत ही स्पष्ट राय है। आपने कभी राजशाही में सुना वहां कोई विपक्ष होता है? सामंतवादी समाज में आपने सुना कोई विपक्ष होता है? ऑटोक्रेसी में नहीं होता, टोटलिटेरियन रिजीम्स में नहीं होते, कम्युनिस्ट रिजीम्स में भी नहीं होते हैं, हिटलर की रिजीम में भी वहां अपोजिशन नहीं था। तो जो 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और दुनिया ने जिस डेमोक्रेसी को अपनाया, वो इसलिए अपनाया क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया कि ये जो टोटलिटेरियन रिजीम्स हैं, जो अधिनायकवादी सत्ताएं हैं, जो राजशाही है, इनकी वजह से इतने बड़े बड़े कांड हुए जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो एक काम करते हैं, दो सिद्धांत हैं, नेशन स्टेट की बाउंड्री कोई ना टच करे और ज्यादातर जगहों पर डेमोक्रेसी हो, ताकि जो वहां का शासक है उसकी एक जिम्मेदारी तय हो। वो जिम्मेदारी कौन तय करेगा? सरकार की। मेरे हिसाब से वो जिम्मेदारी तय करता है विपक्ष। विपक्ष अगर कमजोर है तो सत्ताएं अधिनायकवादी हो जाती हैं, विपक्ष अगर मजबूत है तो लगातार सत्ता को कसता रहता है। इसलिए जब आप विपक्ष को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, डिस्क्रेडिट करते हैं, जब उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके नेता को जब आप लगातार बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, और आप नहीं चाहते कि इस देश के अंदर विपक्ष हो। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, और ये एक कितना बड़ा एक रोग बन गया है। और मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, मैं भारत के संविधान की बड़ी इज्जत करता हूं, भारत के तमाम संस्थाओं की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं किसी भी संवैधानिक संस्था की अपनी भाषा में बिना अभद्र हुए मैं उसकी आलोचना करूं। ये मेरा अधिकार है, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
अब अगर देखिए एनसीईआरटी के करिकुलम का जो प्रश्न है, एनसीईआरटी के करिकुलम पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या आप उस फैसले को आप डेमोक्रेटिक मानते हैं? आप मुझे बताइए, क्या कहा यह गया है कि ना तो राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार, उनके द्वारा एडेड किसी इंस्टीट्यूशन में इन लोगों के लिए जगह होनी चाहिए। मतलब आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी देने के लिए तैयार नहीं है, और इसकी कहीं कोई तीखी आलोचना नहीं हो रही। भाई ये मेरा राइट टू, जिसे कहते हैं ना कि व्यवसाय चूज करने का मेरे फंडामेंटल अधिकार पर आप हमला कर रहे हैं, और आप पूरे एकेडमिक वर्ल्ड को दरअसल आप डरा रहे हैं कि अब अगला आदमी जो भी लिखेगा वो एक एक शब्द सोच के लिखेगा, जो लिखना चाहेगा वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा अरे मुझे तो इस देश के अंदर की नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कहां जाऊंगा। तो उन तीनों आदमियों से आप बात करिए ना, पूछिए तो उनसे, भाई आपने क्यों लिखा, कैसे लिखा, किस बारे में। आपने तो सीधे फैसला सुना दिया। ये मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये एक खतरनाक ट्रेंड है। यानी देश की तमाम संस्थाएं आज की तारीख में कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अधिनायकवाद आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो मामला एनसीईआरटी का मामला इतना बड़ा था, आप एक कमेटी गठित कर देते, वो कमेटी 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देती। उस रिपोर्ट के आधार पे अगर आपको लगता था कोई प्यूनिटिव, कोई मैलिस अगर है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है मैलिस। हाँ। अगर उसमें कोई दुर्भावना के तहत अगर कोई चीज लिखी गई है, तब तो आप उनके खिलाफ पनिशमेंट लीजिए। लेकिन अगर किसी ने कोई चीज अज्ञानतावश लिख दी है या अबोध होके लिख दिया है, तो वो कैसे उस बात का अपराधी हो जाएगा? आपने अनइंटेंशनल तरीके से, अबोध भी नहीं कहता, अनइंटेंशनल तरीके से लिखा, अनइंटेंशनल तरीके से, तो आपने तो मतलब मान लिया कि वो अपराधी है। तो क्या जुडिशरी में करप्शन नहीं है? मतलब आज की तारीख में कोई ये बोलने की हिम्मत ना करे जुडिशरी में करप्शन है, रैंपेंट करप्शन है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं रैंपेंट करप्शन है। अभी कल के अखबार में देखिए, एक वकील ने सीधे कह दिया कि ये जो बैठी हुई हैं ये तो पैसे खा के बैठी हुई हैं। आपने क्या किया उनका? अखबार में छपी हुई खबर है। आप सोचिए ये दिल्ली में हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अगर जुडिशरी में करप्शन है, हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, आप उस चैप्टर को हटा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट जो पनिशमेंट आपने दिया है, आपने उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है। राइट टू अर्निंग का हर आदमी को अपने लाइवलीहुड जो है अर्न करने का पूरा फंडामेंटल अधिकार है। कहा जाएंगे बेचारे, नहीं किया ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप मुंह नहीं खोल सकते। अगर ऐसा ही होगा तो फिर नए विचार कहां से आएंगे, नई सोच कहां से आएगी, देश कैसे आगे चलेगा? तो ये जो जी नहीं, इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जैसे अभी विपक्ष सीईसी के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आ रहा है, ऐसी चर्चा है, काफी साइड हो गए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो उनका पार्लियामेंट्री राइट है। ज्यादातर लोग या समझ लिए कुछ लोग, इसमें विवाद नहीं है, वो कहते हैं कि भाई आपकी आदत हो गई है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को डिसक्रेडिट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का मूल आधार है चुनाव आयोग और चुनाव व्यवस्था, और आप हर दिन चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को या चुनाव पूरे सिस्टम को डिसक्रेडिट कर रहे हैं। तो हमारी डेमोक्रेसी को डिसक्रेडिट कर रहे हैं। कहीं ये लिखा हुआ है किसी संविधान के किसी धारा के तहत कि आप आलोचना नहीं कर सकते उनकी? क्या राहुल गांधी ने, क्या विपक्ष ने कोई वहां गालियां दी हैं? अगर कहीं कोई किसी ने अगर गाली दी हो तो मुझे बता दीजिए। भाई वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आप ऐसा सिस्टम बना रहे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, नुकसान हो। वो तो डेटा दे रहे हैं, फैक्ट दे रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों नहीं कार्रवाई करने का? दूसरी बात देखिए, भारत का संविधान उस दिन भरभरा के गिर पड़ेगा, खत्म हो जाएगा, अगर प्रेसिडेंट से लेके चपरासी तक की को क्रिटिसाइज करने का अधिकार हमारे पास नहीं होगा। आज हालत ये हो गई कि आप जुडिशरी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप सेना को नहीं कर सकते, यहां तक मैंने सुना है कि आप पुलिस को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते।
जब ईरान वॉर हो तब तो आपको चुप रहना चाहिए, जब जब कोविड हो तो आपको चुप रहना चाहिए, जब आप डिमोनेटाइजेशन करें तो चुप रहना चाहिए, जब किसान आंदोलन हो तो आपको चुप रहना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा रोग आज की भारत के लोकतंत्र को लगा हुआ है। आपने तो मुझसे ज्यादा पार्लियामेंट कवर किया, आपने अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, चलिए मनमोहन सिंह को मैं मान लेता हूं सोनिया गांधी के तहत वो काम कर रहे थे, अटल बिहारी नरसिम्हा राव वाजपेयी, लाल तो राजीव गांधी तक मैंने किया। नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, क्या इनमें से कभी किसी ने कहा कि आप सिस्टम को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं? मैंने तो नहीं सुना ये। एक अखबार की बात अलग हो सकती है, एक आदमी ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उस देवकांत बरुआ को इतिहास में इतना डिस्क्रेडिट कर दिया गया कि उसके बाद फिर कोई जगह नहीं मिली उनकी। आज तो रोज ही मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी कहा जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि आप मोदी जब ऊपर उठ गए अब आप उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकते। एक सांसद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, आप सोचिए। तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको संवैधानिक संस्थाओं को की आलोचना करने का अधिकार नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली में जबरदस्त तरीके से दिक्कत पैदा हो गई है। और जो लोग ये कहते हैं कि आप संवैधानिक संस्थाओं को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों को अपने अंतर्मन में झांक कर सोचना चाहिए कि ये सवाल, ये आवाजें, ये शोर क्यों उठ रहा है। इसलिए उठ रहा है कि आप जिन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आपकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, आप उन पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आज की तारीख में सत्ता पक्ष में 50% से ज्यादा लोग, कम लोग हैं, विपक्ष में 50% से ज्यादा लोग हैं। अगर बहुमत का हिसाब किया जाएगा तो बहुमत आज की तारीख में चुनाव आयोग की जो कार्य क्षमता है, उनका जो तरीका है, उससे असहमति है समूचा विपक्ष। और अगर वो कोई आवाज उठाएगा तो आप उसको कहेंगे कि आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। ये तर्क ही अपने आप में गलत है। लोकतंत्र में सिवाय गाली देने के आप किसी को गाली नहीं दे सकते, अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। किसी भी संस्था को कहीं भी किसी भी वक्त क्रिटिसाइज करने का हमें अधिकार है। और जिस दिन ये अधिकार मुझसे छीन लिया जाएगा उस दिन हम मान लेना चाहिए कि भारत का संविधान खत्म हो चुका है। अब यहाँ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो हैं वो संविधान की शपथ नहीं लेके किसी विशेष विचारधारा के प्रति अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं, वो संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर, आपने बताइए 15-12 साल हो गया, क्या प्राइम मिनिस्टर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या प्राइम मिनिस्टर संसद के अंदर खड़े होकर सांसदों के सवालों के जवाब देते हैं? नहीं देते। और क्या आपने किसी स्पीकर को सुना कि कुछ महिलाएं सांसद अगर वहां खड़ी हो गई हैं तो यह कहा जाए कि अप्रत्याशित कुछ होने वाला था? अगर कुछ अप्रत्याशित होने वाला था तो आपने क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की? क्यों नहीं जांच के आदेश दिए? क्या आपने उन महिला सांसदों का जो किरदार है उसको आपने बदनाम नहीं किया? मैं अगर उनकी जगह होता, मैं तो फौरन संसद के अंदर, तो कभी नहीं होगा, कई जन्मों में भी नहीं होगा, लेकिन मैं अगर होता तो मैं संसद के अंदर जाता और हाथ जोड़ के उनके स्माइल करते हुए पूछता कि भाई देवियों, आपकी क्या दिक्कत है, बताइए मुझे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहता हूं कि वो सारी महिलाएं फौरन पिघल जाती और वो एम्बैरेस होकर वापस चली जाती, कोई संकट ही नहीं होता। तो जब प्रधानमंत्री जी को अपनी महिला सांसदों से दिक्कत है तो फिर आप सोच लीजिए कि हम किस संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपकी यदि बात मान सब लोग समझे तो कि केवल प्रधानमंत्री जी और सरकार ही जो है इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने में लगी हुई, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने कहा सरकार वो इंजन है जो इस लोकतंत्र को चलाती है और विपक्ष तो गार्ड की भूमिका में रहता है, वो हरे लाल झंडे दिखाता रहता है। अगर इंजन चलाने वाला व्यक्ति अगर सही तरीके से नहीं चलाएगा तो गार्ड भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो पहली जिम्मेदारी है वो सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, इसलिए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। वो गाहे बगाहे, हम लोग तो बचपन में क्या होता था आपको अच्छी तरीके से याद है कि हम कहीं कोई होती थी, पता चला कि बाहर किसी अध्यापक ने या किसी पड़ोसी ने मुझे पीट दिया और हम बाकी शिकायत करते थे, बाबा मुझे मार दिया, तो उल्टे मुझे थप्पड़ पड़ता था, जरूर तुमने कुछ गलत काम किया होगा। बाद में उनसे निपटते थे, लेकिन पहले मुझसे सवाल जवाब होता था कि तुमने कुछ जरूर गलत काम किया होगा। मैं कहता हूं कि जो विशाल हृदय के नेता होते हैं वो सबको साथ लेके चलते हैं, तमाम गालियों को सुनने का मादा होता है। ये तो हमारे
आप जो कृष्ण और शिशुपाल के बीच का जो संवाद है आप उसी को देख लीजिए। 99 गालियां बर्दाश्त की भगवान श्री कृष्ण ने। जब यहां तक पानी आ गया तब उन्होंने अस्त्र उठाया। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि वो बहुत स्पष्ट है कि चूंकि आप सरकार के अंदर है इसलिए आप अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते। हम सबसे पहले उंगली सरकार की तरफ जाएगी, उसके बाद जो उंगली है वो विपक्ष की तरफ जाएगी। और फिर मैं कहता हूं, मैं इस पर सवाल नहीं कर रहा। डेमोक्रेसी इज डिफाइंड बाय द अपोजिशन, डेमोक्रेसी इज नेवर डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और आखिरी सवाल आपसे, जो आजकल चर्चा हो रही है, प्राइम मिनिस्टर को कंप्रोमाइज कहा गया, ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि नहीं नेहरू को भी कहा गया, वो सब ठीक है, लेकिन मैं सबको शामिल करके पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या देश का किसी भी प्रधानमंत्री को नेहरू से नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज मानना चाहिए कि वो देश के हितों को ध्यान में नहीं रखेगा? मैं एक मोटे तौर पर ये सवाल कर रहा हूँ, एक एक चीज पर बात करने की बताएं। अब आपको मैं राम मनोहर लोहिया की तरफ ले जाता हूं। उन्होंने तो संसद को कहा था अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। क्या राम मनोहर लोहिया को कहना चाहिए? आप संसद की अवमानना कर रहे हैं इस हिसाब से। आज के संदर्भ में अगर कोई बोले अवमानना की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे समझना चाहता हूं बिना किसी व्यक्ति के, नेहरू से मोदी का, क्या हम किसी प्रधानमंत्री के बारे में ये उम्मीद करेंगे या आशंका करेंगे कि उन्होंने देश को कॉम्प्रोमाइज किया? बिल्कुल मैं नहीं फैसले करते हैं। बिल्कुल नहीं मानता मैं कि हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री हो वो कभी देश हित में कॉम्प्रोमाइज। मैं बिल्कुल इस बारे में पूरी तरीके से अंदर से कन्विंस्ड हूं। मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी जी कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र में अपने को एक्सप्रेस करने की भाषा है, आपको उसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। इंदिरा गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, गली गली में झंडी है इंदिरा डैश डैश डैश, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। मैं कहा गया या नहीं कहा गया? जब जयप्रकाश नारायण आंदोलन कर रहे तो उनको नहीं कहा गया कि आप सीआईए के एजेंट हैं? मोरारजी देसाई के बारे में नहीं कहा गया कि आप सीआईए के एजेंट हैं? इंदिरा गांधी क्या ये नहीं कहती थी कि विदेशी साजिश मेरे खिलाफ हो रही है? जब बोफोर्स का मुद्दा उठा था तो क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह चंद्रशेखर ने राजीव गांधी के लिए बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया था? राजीव गांधी जी तो बड़े महान नेता हैं। जॉर्ज फर्नांडिस की भाषा अगर आप उन दिनों सुन लेते, या राजनारायण की भाषा जब इमरजेंसी के दौरान था तब आप सुन लेते, तो इतना टची होने की जरूरत क्या है? कहने राहुल गांधी कह रहे, देखिए मैं अगर होता, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो कभी नहीं होऊंगा। नहीं, आपके लिए शुभकामनाएं, और आप ऐसा क्यों सोच रहे? देश आपको देख रहा है। नहीं, जैसे ही राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है, मैं कुछ नहीं करता, सीधे प्रधानमंत्री जी के घर से एक इनविटेशन कार्ड राहुल गांधी को भेजता और उनको बोलता है कि आप चाय पे हमारे साथ आइए, हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मुद्दा ही खत्म हो जाता। बिल्कुल मैं कहता हूं मुद्दा खत्म हो जाता। उसके बाद उनके आंखों में शर्म आती कि यार अब मैं क्यों बोलूं इनको कंप्रोमाइज। सो अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि यहां चूंकि सिस्टम पूरी तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहा है कि हाउ डेयर यू कॉल मी दिस, ये हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी तुम मुझे ऐसे बोलोगे। ये जब किसी सिस्टम में जब ये भावना आ जाए और ये तर्क अगर आ जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो तर्क लोकतांत्रिक नहीं है। हमारा, और जिस दिन विपक्ष ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर देगा उस दिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाएगा। आप जब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी आप कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो दरअसल आपको लगातार वो कहा जा अलार्म किया जा रहा कि राष्ट्र से ऊपर आप कुछ नहीं सोच सकते। इसको मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लेटर एंड स्पिरिट दोनों महत्वपूर्ण है। स्पिरिट को भी समझने की जरूरत होती है। आजकल उस पर थोड़ा सा जोर कम है, हम जो बात कह दी है उसी को लेकर हंगामा किए रहते हैं। तो असली मुद्दा वो है, आपने बहुत अच्छे से इस सब बातों की चर्चा की, लेकिन देश भी आपके लिए उम्मीद करता है, शुभकामनाएं देता है, और हम चाहते हैं कि आप संसद में रहें तो थोड़ा दमदार तरीके से बात हो। माफ करे राजनीति का मेरा एक अनुभव है, वो उस पर कभी किताब लिखी जाए। ऐसा थोड़ी होता, फेल होने के बाद दोबारा एग्जाम देना ही पड़ता है ना पास होने के लिए। कभी कभी आदमी पास होने के बाद भी जो है। चलिए सर,
बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग रहेंगे संसद में तो और अच्छी बात होगी, और ये देश के ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि आशुतोष जी को भी रहना चाहिए पार्लियामेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभकामनाओं के लिए, लेकिन धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।